नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपके एंशिएंट हिस्ट्री के कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने ना देखे हो तो देख लीजिए जाके। आपको बेसिक सी जानकारी आपको हो जाएगी, अच्छे तरह से आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करी है। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बस उन्हीं को जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बाकी फालतू के कोई पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य या गुप्ता एम्पायर। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अब इसमें देखिए गुप्ता एम्पायर में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। देखिए इसमें आप पहले समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद उसका जो उत्तराधिकारी आता है वो आता है घटोत्कच। ठीक है, उत्तराधिकारी का मतलब उसके बाद जो जिसने रूल किया है उसका नाम बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं कुछ चीज़ें पॉइंट्स क्लियर हो पाते हिंदी में लिखे होने की वजह से, इसलिए मैं दोनों बातें बता दे रहा हूँ। तो जो फाउंडर था गुप्ता एम्पायर का वो श्रीगुप्त था। ठीक, श्रीगुप्त के बाद आता है दोस्तों घटोत्कच। ठीक, घटोत्कच के बाद आता है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी होती है वो कुमार देवी से होती है। कुमार देवी जो है आपके लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी रहती है। और कुमार देवी से जब इनकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसके बाद इनके बेटे के जन्म होता है जिसका नाम रहता है समुद्रगुप्त। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी देखेंगे, यानी आप समझिए श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। अब बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के आगे किसने शासन किया। तो समुद्रगुप्त के आगे रूल करता है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य इन्होंने उपाधि धारण करी थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, इन्होंने। और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आता है वो आता है आपका, कौन आता है, कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त के बाद दोस्तों कौन आता है, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है। ठीक, स्कंदगुप्त के बाद अंतिम जो हमको देखने को मिलता है वो अंतिम जो है आपका रहता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है इसका आखिरी शासक रहता है, किसका, गुप्त साम्राज्य का। अब इसमें मेनली हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, उन चीज़ों पे अगर बात करें, जैसे एक पॉइंट एग्जाम्पल के लिए बता दूं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ना, उसने आपके नॉर्दर्न एरिया में लगभग 9 प्रांतों को जीता हुआ था। दक्षिण भारत में उसने लगभग 12 प्रांतों को जीता हुआ था। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि वो कभी जल्दी हारता ही नहीं था। जितने भी उसने युद्ध लड़े सभी में विजय पाता था, जीत जाता था, इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। ठीक, तो इसमें और कौन कौन से व्यवस्थाएं थी उस समय देखिए सबसे बड़ा था देश। ठीक, यानी बड़ी सबसे इकाई, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो सबसे बड़ी थी वो आपकी थी देश। देश के बाद आपको देखने को मिलेगा प्रांत या भुक्ति। प्रांत को भुक्ति बोलते थे। इसके बाद आपको देखने को कौन क्या मिलेगा, प्रांत के बाद आपको जिला देखने को मिलेगा। जिला को लेकिन इस समय हम लोग जिला बोलते हैं, उस समय जिला न बोल के विषय बोला जाता था। और जो विषय का प्रमुख होता था, उसका जो चीफ होता था, उसे हम लोग विषयपति बोलते थे। विषयपति को इंग्लिश में भी विषयपति ही आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाला कुछ नहीं है। फिर इसके बाद उसके नीचे छोटी यूनिट में आप जाएंगे तब आप ग्राम देखेंगे। ग्राम मतलब विलेज। विलेज का जो हेड होता था उसे हम लोग ग्रामिक कहते थे। ठीक, तो इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना होगा। जैसे ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक बोला जाता था। जो पुलिस विभाग का जो सबसे प्रमुख होता था उसको दंडपाशिक बोला जाता था। ठीक, जो साधारण पुलिस विभाग के कर्मचारी होते थे उन्हें चाट या भाट बोला जाता था। देखिए इस तरह से मैं आपको एक बार ओरली बता दे रहा हूँ, एक बार इसमें मैं पढ़ के बता दूंगा तो आपको, और फिर इसके बाद एक बार लास्ट में समराइज कर दूंगा तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा।
उदय इसका तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी में होता है। यानी गुप्त साम्राज्य का उदय कब होता है? तो तीसरी शताब्दी में होता है। कहाँ पे होता है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एक जिला है वर्तमान में। पहले ये प्रयागराज के अंतर्गत आता था, अब इसको एक अलग जिला बना दिया गया है जो कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुषाणों के सामंत थे। सामंत बोले तो फ्यूडेटरीज। ठीक, यानी ये कुषाणास के फ्यूडेटरीज थे दोस्तों। कौन? ये गुप्ता एम्पायर के जो रूलर्स थे उनके बात कर रहे हैं। फाउंडर यानी स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 240 से 280 बीसी में। कब किया था दोस्तों? 240 से 280 बीसी में। घटोत्कच, इसके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद आता है जो अगला रूलर रहता है उसका नाम घटोत्कच रहता है। देखिए, आप टाइम पीरियड नहीं याद रख पा रहे हैं, मत परेशान होइए। एक अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा आप आइडिया बना के रखिए कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आएगा आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद हम लास्ट रूलर देखते हैं विष्णुगुप्त। यानी मेन क्रोनोलॉजी आप याद रखिए। ठीक, टाइम पीरियड उतना ज़्यादा नहीं मायने रखता। घटोत्कच का टाइम पीरियड होता है 280 से 320 बीसी तक। ठीक है, महान सम्राट इसमें होता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो है इसका पहला महान सम्राट था। क्योंकि श्रीगुप्त ने स्थापना की थी लेकिन इनका बहुत ज़्यादा कोई एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है सबसे पहला महान शासक बना। 320 में ये गद्दी पर बैठता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है दोस्तों गद्दी पर कौन बैठता है? तो 320 बीसी में बैठता है। ठीक है, इन्होंने शादी किससे करी थी? तो शादी इन्होंने करी थी कुमार देवी से। ठीक, शादी किससे करी थी? कुमार देवी से। अब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। महाराजाधिराज, ये इनकी टाइटल थी। टाइटल बोले तो उपाधि। यानी सवाल आपका बनेगा महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी थी? तो किसने धारण करी थी? आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, और गुप्त संवत भी इन्होंने चलवाया था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया था। और ये आपके विक्रमादित्य जो है विक्रम संवत चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्तराधिकारी इसका जो कौन होता है। तो उत्तराधिकारी दोस्तों इसका होता है समुद्रगुप्त। किसका उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त प्रथम का। ये कब गद्दी पर बैठता है? तो 335 बीसी पर गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर मतलब ये जो है गद्दी पर बैठने का मतलब एक तरह से शासन करना चालू करता है। ठीक, आर्यावर्त के 9 दक्षिणा भाग के 12 भागों को इसने जीता था। यानी समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त मतलब नॉर्दर्न पार्ट वाला जो एरिया था उसके 9 प्रांत और दक्षिण यानी सदर्न इंडिया वाले के 12 प्रांत, ठीक है, उनको इसने जीता था। और इसी वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक, भारत का नेपोलियन, ये पॉइंट आपको बता दिया। और ये पॉइंट आपको याद भी होगा क्योंकि सभी को याद हो जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने टाइटल एज्यूम करी थी अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत, अन्य नाम, कविराज, विष्णु का उपासक, संगीत प्रेमी, वीणा, दरबारी कवि, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति, गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम उपाधि। अच्छा, अब इसको देख लीजिए थोड़ा। ये जो मैंने लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने उपाधि कौन कौन से धारण करी थी? तो उपाधि इन्होंने धारण करी थी अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता की उपाधि क्यों धारण करी? क्योंकि भाई इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करी। इसके बाद विक्रमांक, परम भागवत। गुप्त साम्राज्य में अगर सबसे पहले किसी ने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी तो वो थे आपके समुद्रगुप्त भाई। ठीक, इसके बाद इनका दूसरा नाम, समुद्रगुप्त का दूसरा नाम दोस्तों हमको कविराज भी देखने को मिलता है। कविराज मतलब कवियों का राजा। ठीक, विष्णु का उपासक थे ये। कौन? समुद्रगुप्त जो है विष्णु के उपासक थे, यानी भगवान विष्णु को बहुत मानते थे। ठीक, संगीत प्रेमी थे, यानी ये इनको म्यूजिक से बहुत लगाव था। ठीक है, इसके बाद ये वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त का क्या बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, असर्सन रीजन में पूछा जाता है। ठीक, दरबारी कवि कौन था दोस्तों? दरबारी कवि इसका हरिसेन था। हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। हरिसेन ने क्या लिखा है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। हरिसेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की रचना नहीं है, हरिसेन की रचना है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं
इसके बाद उत्तराधिकारी इनके आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी पर बैठेंगे आपके 380 बीसी में। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। कब गद्दी पर बैठेंगे? 380 बीसी पर गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था कौन? फायान। फायान कौन था? फायान एक चीनी यात्री था। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे देख लीजिए, जो ह्वेनसांग है, हालांकि हम इसके बाद पढ़ेंगे जब हम पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी करेंगे। पुष्यभूति वंश के बारे में जब देखेंगे तो उसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन में देखेंगे कि उनके समय में आपका कौन आता है? ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। और उसने ह्वेनसांग की बहुत तारीफ करी थी कि यहाँ पे बहुत अच्छे से शासन चलता है, यहाँ के राजा बहुत दयालु हैं। हर्षवर्धन की तारीफ करी थी। जब हम हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। यहाँ से थोड़ा फायान से याद आया, इसलिए बता दे रहा हूँ कि हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। फायान आपका चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया है, ठीक है। ये हो गया। शकों को हराकर चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराया था। शकों को मतलब शक एक जाति थी, ठीक है, और उनको इन्होंने हराया था। और जब हरा दिया तो खुशी में चांदी के सिक्के चला दिए थे, ठीक है भाई। टाइटल क्या थी इनकी? विक्रमादित्य। इसीलिए तो इनको नाम पड़ा क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि ये धारण करते थे, टाइटल एज्यूम करते थे। और इसके पूर्व ये उज्जैन के शासक थे। इसके पूर्व उज्जैन शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। यानी विक्रमादित्य की उपाधि दूसरे नंबर पे अगर किसी ने धारण करी तो वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। पहले नंबर पे किसी ने धारण किया था तो वो एक उज्जैन के रूलर थे। उन्होंने जो है सबसे पहले इसके यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो राज कवि था, ठीक, तो उसका नाम था साब। क्या नाम था? साब। विद्या केंद्र क्या थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी। यानी कि इनके समय में प्रमुख रूप से अगर आप विद्या के केंद्र देखें तो विद्या केंद्र मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी, तो वो आपका पाटलिपुत्र था, उज्जैनी था। नालंदा मत कीजिएगा। नालंदा आपको पढ़ने को मिलेगा जब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको नालंदा प्रमुख रूप से उस समय विद्या का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे पाटलिपुत्र था, उज्जैनी था, ठीक। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहते थे। अब उन नवरत्न के क्या नाम थे, चलिए वो भी देख लेते हैं। कालिदास, अब इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, ये ज्योतिष प्रमुख थे। अमर सिंह, ये कोशकार थे। शंकु, ये आपके वास्तुकार थे। वेताल भट्ट, आपने विक्रमादित्य और वेताल भट्ट की कहानियाँ पढ़ी होंगी। घटकरपर, वरामिहिर, ये वरामिहिर आपके खगोल शास्त्री थे। यानी इनको नॉलेज था। खगोल शास्त्र का मतलब आप समझ रहे हैं ना? खगोल शास्त्र का मतलब जैसे अंतरिक्ष, स्पेस के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत बात करी थी। वररुचि, ये आपके 9 आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके प्रमुख रूप से इनके नवरत्न थे। कालिदास को तो याद ही रखिएगा, ठीक, क्योंकि होता क्या है, जैसे कालिदास हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इन सबको क्या करता है, एक साथ लिख देते हैं एग्जाम में। और इसके बाद उनका अगर आपको टाइम पीरियड याद है तब तो आप क्रोनोलॉजी बना लोगे कि किसके बाद कौन रहा होगा। अगर टाइम पीरियड नहीं याद है तो फिर क्रोनोलॉजी नहीं बन पाती है, ठीक है। इसके बाद वीरसेन जो है, वीरसेन कौन था? ये आपका कह सकते हो कि चंद्रगुप्त सेकंड का एक तरह से सचिव था, ठीक है। तो इसका क्या काम था? ये व्याकरण और न्याय मीमांसा का प्रकांड पंडित था। न्याय मीमांसा और व्याकरण का, यानी इसको बहुत अच्छा नॉलेज था व्याकरण और न्याय मीमांसा का। ये प्रकांड पंडित था एवं कवि था। ये शैव मतावलंबी कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। इसका मतलब था कि ये शैविज्म को फॉलो करता था, यानी शैव धर्म, यानी भगवान शिव की पूजा करता था, ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी पर इसने एक गुफा बनवाई थी शिव पूजा हेतु। तो उदयगिरी पहाड़ी पर किसने भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था? तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो आपके ये रहते हैं,
क्या सचिव वीरसेन, इन्होंने जो है एक गुफा बनाई थी। कहाँ पर? उदयगिरी पहाड़ी पर, ठीक, भगवान शिव की पूजा के लिए। चलिए अब इसके बाद भाई उत्तराधिकारी आता है कौन? कुमार गुप्त, और इसका दूसरा नाम गोविंद गुप्त भी देखने को मिलता है। तो इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 415 से 454 बीसी तक रूल किया, यानी चंद्रगुप्त प्रथम, और इसी का दूसरा नाम रहता है गोविंद गुप्त। ठीक, गुप्त तो सब में लास्ट में लगा ही मिलेगा, गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो, है ना। फिर इसके बाद जो है ये 415 से 455 बीसी में टाइम पीरियड ना याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार गुप्त ने एक बहुत अच्छा काम किया था। इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, अभी मैंने बताया था आपका, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इसके आगे भी आप पढ़ोगे, ये विद्या का बहुत बड़ा एजुकेशन हब रहता है, पढ़ाई अढ़ाई का बहुत बड़ा केंद्र रहता है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते थे, अध्ययन के लिए आते थे, स्टडी करने के लिए आते थे। तो कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है, इसका उत्तराधिकारी दोस्तों कुमार गुप्त का रहता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 बीसी पर बैठता है। और स्कंदगुप्त के बारे में देखोगे एक चीज, तो इन्होंने जो है हूणों को हराया था, हूणों को अपने यहाँ से भगा दिया था मार मार के। ठीक, ऐसे तो भागेंगे नहीं, मारे ही भगाएंगे। ठीक, तो मार मार के भगा दिया था इन्होंने। और इन्होंने एक काम किया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था गिरनार पर्वत पर। तो सुदर्शन झील कहाँ थी? गिरनार पर्वत थी। पुनरुद्धार का मतलब भाई उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कराया था, साफ सफाई करवा दी थी, और क्या कराएंगे उसमें। ठीक, मिठाई तो दुकान खुलेगी नहीं झील में। ठीक, तो इन्होंने किसने? स्कंदगुप्त ने। भाई ये याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो आपका स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के ऊपर कौन था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के ऊपर कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के ऊपर कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके ऊपर घटोत्कच। उसके ऊपर श्रीगुप्त। क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, पर्णदत्त सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। अब इन्होंने क्या किया था, यानी स्कंदगुप्त ने क्या किया कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। अच्छा आप ये बताइए कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है किस आर्टिकल के तहत की जाती है? कौन करता है तो पता होगा, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक, तो यानी कि आप इसको समझिए, सौराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया। किसको बनाया गया? पर्णदत्त को। किसने बनाया? स्कंदगुप्त ने। यानी स्कंदगुप्त ने उस समय आर्टिकल 155 का यूज किया था, तभी तो गवर्नर बनाया। आज के समय याद करने के लिए बता रहा हूं भाई। तो स्कंदगुप्त ने आर्टिकल 155 का यूज करके भाई सौराष्ट्र का गवर्नर बना दिया। किसको? पर्णगुप्त को। ठीक, पर्णदत्त को, भाई गुप्त नहीं है। हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय में होता है। स्कंदगुप्त के समय किसका आक्रमण होता है? हूणों का आक्रमण होता है। लास्ट गुप्ता रूलर जो रहते हैं, अंतिम गुप्त साम्राज्य के शासक रहते हैं, वे विष्णुगुप्त। अभी खत्म नहीं हुआ भाई, और है थोड़ा सा। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा देश, इसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा? भुक्ति। भुक्ति बोले तो भक्ति नहीं, भक्ति अलग चीज। भुक्ति, भुक्ति को मतलब प्रांत या प्रोविंस। ठीक भाई, अब देखिए आज के समय में आप क्या व्यवस्था देखते हो? आज के समय में आप क्या देखते हो? पहले गांव देखते हो, फिर ब्लॉक देखते, फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब पहले ब्लॉक देखते हो, फिर जिला देखते हो, डिस्ट्रिक्ट देखते हो। सब उल्टा ही क्या लिख रहा है। विलेज देखते हैं, विलेज के बाद आप ब्लॉक देखते हो, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट देखते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप क्या देखते हो? स्टेट देखते हो, स्टेट के बाद भाई क्या देखते हो? कंट्री देखते हो। आज के समय में ये व्यवस्था है। उस समय की व्यवस्था क्या थी? देश तो ठीक था भाई, कंट्री ठीक था, प्रांत को भुक्ति बोलते थे। ठीक, प्रांत को क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे। भुक्ति के नीचे आता था विषय। विषय बोले तो भाई साहब, विषय का मतलब था भाई जिला, क्या था? डिस्ट्रिक्ट। ठीक,
और जो आज के समय में आप कलेक्टर पढ़ते हो, आज जिला का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी होता है, उस समय उसको विषयपति बोला जाता था। इसके नीचे होते थे ग्राम, जिसको हम लोग बोलते थे, इनका जो हेड होता था वो ग्रामिक होता था। ठीक, आगे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी उसको, तो वो थी देश। अब इसमें जो रूल करता था उसको गोपना कहा जाता था, यानी जो देश को पूरा चलाता था उसको हम लोग गोपना बोलते थे। ठीक, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी दोस्तों वो भुक्ति थी। मैंने आपको बता दिया, दूसरी जो थी भुक्ति थी। और जो भुक्ति को चलाते थे, यानी यहां पर होता था ऊपरिक। ऊपरिक चलाने का मतलब जैसे मुख्यमंत्री चलाता है गवर्नर की मदद से, तो उस समय ऊपरिक चलाया करता था। ठीक, इसके बाद दोस्तों जिला जो होता था वो विषयपति कहलाता था। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि जो जिला था उसको विषय बोला जाता था और चलाने वाले को विषयपति कहा जाता था। ठीक, जो पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे तो उनको बोला जाता था चाट या भाट। ठीक, चाट भाट याद करने के लिए थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे पुलिस विभाग के जो करप्ट कर्मचारी होते हैं, बहुत लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोग ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चाटने वाटने को पा गए तो भाई जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तो उस समय उसको बोला जाता था चाट या भाट, पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे। ठीक है, और जो बड़ा अधिकारी होता था पुलिस विभाग का, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसे हम लोग दंड पासिक बोलते थे। क्या बोलते थे, दंड पासिक। दंड पासिक ये पुलिस विभाग का आपका मुख्य अधिकारी होता था। आज के समय में एसपी होता है था, यानी उस समय दंड पासिक थे। यानी मैं पूछूं आपके जिले के दंड पासिक कौन है, तो इसका मतलब आपके जिले के एसपी कौन है उस समय के हिसाब से। ठीक है, और ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। सदस्य जो है महत्तर कहलाते थे, यानी गांव के जो ग्राम सभा जो होती थी उसमें प्रमुख तो ग्रामिक हो गया, उसके बाद सदस्य होंगे। सदस्य को बोलते थे महत्तर। क्या बोलते थे, महत्तर। ना याद रहे तो लासा मासा पढ़ा है आपने, उसमें आपने देखा होगा लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो वही वाला महत्तम है। महत्तम की जगह माँ की जगह रा है, बस महत्तम। ठीक, तो महत्तर ये क्या होते थे, गांव के लोगों का एक तरह से जो सदस्य होते थे उनको हम लोग बोलते थे उस समय महत्तर बोलते थे। समूहों का जो ग्राम समूहों, जो कई सारे ग्राम समूह होते थे उनको पेठ बोलते थे। पेठ बोले पेठा, पेठा वाला पेठ, तो पेठ बोलते थे जो कई सारे गांव के समूह होते थे। ठीक, इतनी सारी नौटंकी इसलिए बता रहा हूँ भाई कि किसी तरह से दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम लोग इसको सेट नहीं करेंगे दिमाग में तो कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो भाई फिर से एक बार चलो देख लेते हैं। हो चुका है पूरा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो श्रीगुप्त ने करी। श्रीगुप्त के बाद कौन आता है, तो घटोत्कच आता है। घटोत्कच के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे, अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन है गुप्ता एम्पायर का, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। ये लिखा है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। फिर इसके बाद क्या बात करते हैं, इनका बेटा कौन होता है, इन्होंने शादी किससे करी थी, तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, नाम था कुमार देवी। आजकल लड़कों के नाम के आगे कुमार लगता है, लड़कियों के नाम के आगे देवी लगता है, दोनों को मिला के बना था कुमार देवी। यही नाम था लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी का। और उन्होंने शादी करी थी भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट से, और चंद्रगुप्त फर्स्ट से शादी करके क्या घर तो बस गया। अब आगे क्या होगा, समुद्रगुप्त आते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उत्तर में भाई 9 राज्य उत्तर में जीते, प्रांत उस समय प्रांत बोला जाता था, दक्षिण में 12 जीते। तो इतने सारे जीत लिए तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। ठीक है, इनके
समय में समुद्रगुप्त को जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज, इनकी उपाधियां याद रखिएगा, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। समुद्रगुप्त की उपाधि है परम भागवत, ठीक, और चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि है महाराजाधिराज। आप ये देखो, चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर बोलते हैं, यानी सबसे पहला महान शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ। तो चंद्रगुप्त सबसे पहला महान से महाराजाधिराज, ठीक। पहला महान गुप्त साम्राज्य का कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। तो महान से महाराजाधिराज, यानी महाराजाधिराज किसकी है? चंद्रगुप्त प्रथम की है। और दूसरे के क्या है? चंद्रगुप्त क्या नाम है भाई का? समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है? परम भागवत, ठीक। परम भागवत की इन्होंने उपाधि धारण करी। विक्रमांक की उपाधि धारण करी। इनको भाई कविराज भी कहा जाता था, ठीक। ये वीणा बजाते थे, भारत का नेपोलियन कहा ही जाता था। और क्या था? विष्णु जी के उपासक थे, ठीक। बस इसके बारे में इतना हो गया, ठीक। दरबारी कवि थे हरिशरण ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद कुमारगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? तो कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त नहीं आता भाई, चंद्रगुप्त सेकंड आता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आएगा? कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त के बाद कौन आएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद कौन आएगा? स्कंदगुप्त के बाद कौन आएगा? लास्ट रूलर भाई विष्णुगुप्त। कहानी खत्म, ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और इनके इंपॉर्टेंट राजगद्दी राजगद्दी मत याद रखिएगा। विक्रमादित्य की इसके पहले एक लोगों ने उपाधि और धारण कर ली थी, वो उज्जैन के शासक थे। कालिदास इनके समकालीन थे। धन्वंतरी, छपड़क, ज्योतिष, उमर सिंह, ये नवरत्न याद रखिएगा, क्योंकि नवरत्न वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक नहीं था, ठीक। वीरसेन व्याकरण न्याय मीमांसा का प्रकांड पंडित था भाई, ठीक। उत्तराधिकारी इसका होता है कुमारगुप्त। ये कुमारगुप्त बता दिया। सुदर्शन झील का किसने निर्माण कराया था? तो ये आपके कौन थे? स्कंदगुप्त ने कराया था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने कहाँ पर कराया था? गिरनार पर्वत पर कराया था। प्रणदत्त को सौराष्ट्र गवर्नर नियुक्त किया था। हुणों का आक्रमण होता है इनके समय, और जैसे ही हुणों का आक्रमण हो जाता है भाई, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। हालांकि स्कंदगुप्त ने तो इनको रोक दिया था, फिर इसके बाद जिनके आगे के जो रूलर होते हैं वो सही से नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं भाई, ठीक। इसके आगे आप देख लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी भाई? कुमारगुप्त ने बनाई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बस ये पहला बता दिया। सबसे ऊपर देश होता था, फिर उसके बाद प्रांत होता था, प्रांत को भुक्ति बोलते थे, उसके नीचे विषय होता था, विषय को विषयपति बोला जाता था, और उसके नीचे होता था ग्राम होता था भाई, उसको ग्रामिक बोला जाता था, ग्रामिक। और जो उनके सदस्य होते थे उनको महत्तर बोला जाता था। और ग्राम समूहों का अगर ग्रुप होता था तो उनको क्या बोलते थे? पेठ। पेठा से याद रखना भाई, पेठ, ठीक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये पार्ट 1 था, इसके आगे हम लोग जल्दी अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी आगे इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर